सौतेली माँ का कहर। ये कहानी बालापुर नामक गांव की है, जहां रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी बूढ़ी माँ सुजाता के साथ एक बड़े से घर में रहता था। रमेश के पिता का बहुत समय पहले ही निधन हो गया था। तब से रमेश अकेले ही अपनी बूढ़ी माँ सुजाता की सेवा करने लगा। रमेश की अब तक शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि सुजाता की गिरती तबीयत ने रमेश को शादी करने का मौका नहीं दिया और ना ही शादी करने के बारे में सोचने का समय मिला। एक दिन रमेश अपनी माँ सुजाता को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। तभी पड़ोस वाली नीलम सुजाता के घर आती है। सुजाता बहन, सच में आपका बेटा रमेश बड़ा ही आज्ञाकारी है, वरना आज के दौर में ऐसे बेटे देखने को कहाँ मिलते हैं जो बुढ़ापे में अपनी माँ की इतनी सेवा करे। सच में आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपको रमेश जैसा बेटा मिला। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा नीलम बहन, पर मैं कब तक अपने बेटे से सेवा करवाती रहूं? मैं अपने बेटे से कितनी बार कहती हूँ कि बेटा अब शादी कर ले, पर वो है कि मानने को तैयार ही नहीं। अरे सुजाता बहन, आप अपने गांव की वो सुमन को तो जानते हो ना, जिसके माता पिता का बहुत समय पहले निधन हो गया था। बेचारी कई सालों से अनाथ बनकर अनाथ आश्रम में अपना जीवन बिता रही है, पर अब तक किसी ने बिटिया का हाथ नहीं थामा। मैं तो कहती हूँ आप अपने बेटे रमेश की शादी उस सुमन से करवा दीजिए। बिटिया बहुत ही सुंदर और सुशील है, वो आपकी पूरे मन से सेवा करेगी और एक अनाथ को सहारा देने से आपको बड़ा ही पुण्य मिलेगा। नीलम सुजाता और रमेश को सुमन की अच्छाइयों के बारे में काफी सारी बातें बताती है। रमेश अपनी माँ की खातिर सुमन से शादी करने को राजी हो जाता है और आनन फानन में सुमन और रमेश की शादी हो जाती है। यूं ही कई साल बीत जाते हैं। अब घर में केवल रमेश और सुमन ही थे। सुजाता का बीमारी के चलते बहुत समय पहले निधन हो गया था। सुमन और रमेश की शादी को 5 वर्ष हो गए थे, पर अब तक उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन रमेश और सुमन अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे। तभी पास में गांव के छोटे बच्चे खेल रहे थे। देखो सुमन, ये बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? देखो कितने मजे से खेल रहे हैं। काश हमारे भी बच्चे होते और आज वो भी यहीं बच्चों के साथ खेल रही होती। जी, मैं क्या कहती हूँ, हमारी तो कोई संतान है नहीं, क्यों ना हम अनाथ आश्रम से बच्चों को गोद ले लें। हमारी संतान पाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हमें संतान का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। हाँ हाँ सुमन, ये अच्छा रहेगा। हम ऐसा ही करते हैं। सुमन की बात मानकर दोनों उसी अनाथ आश्रम में जाते हैं जहां सुमन थी। वो वहां से 2 बच्चों को गोद ले लेते हैं, रिया 8 साल की और अजय 7 साल का। सुमन और रमेश रिया और अजय को अपने साथ घर ले आते हैं। देखते ही देखते काफी दिन गुजर जाते हैं। रिया और अजय सुमन और रमेश के साथ इतने घुल मिल गए थे कि उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अनाथ बच्चे हैं। एक दिन सुमन अपने घर की रसोई में खाना बना रही थी। उस समय दोनों बच्चे घर में ही थे और रमेश अपने काम पर गया हुआ था। चलो, अब तो बच्चे भी काफी घुल मिल गए हैं, अब मुझे अपना खेल शुरू करना होगा। उठो यहां से दोनों के दोनों, और सुन रिया, जाकर रसोई में सबके लिए खाना बना, और तू अजय रसोई के सारे गंदे बर्तन धोकर आ, और वो काम होने के बाद पूरे घर की अच्छे से सफाई कर। सुमन का ये रूप देखकर दोनों बच्चे घबरा जाते हैं। माँ, आज आपको क्या हो गया है? आप हमसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? घर का काम तो आप ही करती हो ना? तभी सुमन रिया के गाल पर जोरदार चाटा मारती है। जितना कहा जाए उतना कर, ज्यादा अपनी जुबान चलाने की कोशिश की ना तो कैंची से तुम्हारी जुबान ही काट कर फेंक दूंगी। मैं तुम दोनों अनाथ बच्चों को इसलिए घर में लाई हूं ताकि तुम दोनों नौकर बनकर मेरी सेवा कर सको और घर का सारा काम कर सको, और मैं आराम से महारानी की तरह रहूं। माँ, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? सुन अजय, अगर दोनों जिंदा रहना चाहते हो ना, तो जैसा मैं कह रही हूं वैसे वैसे करते जाओ, वरना तुम दोनों को घर की छत से नीचे फेंक दूंगी मैं। फिर पता है ना क्या होगा? दोनों सीधे मर जाओगे, समझे? नहीं नहीं, हमें घर की छत से नीचे मत फेंकना। आप जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। ये हुई ना बात। चलो, अब दोनों अपने अपने काम पर लग जाओ। बेचारे मासूम अनाथ बच्चे अपनी सौतेली माँ के डर से अपने नन्हे नन्हे हाथों से घर का काम करने लगते हैं। रिया सबके लिए खाना बनाती है और अजय अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तन धोता है और उसके बाद पूरे घर की सफाई करता है। इसी तरह सारा दिन दोनों बच्चे पूरे घर का काम करते रहे और सुमन
महारानी की तरह आराम करती। रिया और अजय अब दोनों कपड़े धो रहे थे। दीदी, ये माँ को क्या हो गया है? वो हमसे क्यों घर का काम करवा रही है? चुपचाप काम करता रहे, चुपचाप काम करता रहे अजय, वरना माँ और मारेगी हमें। चलो उठो दोनों यहाँ से, अब ये कपड़े कल सवेरे धोना। इस समय तुम्हारे पिताजी के आने का समय हो गया है। याद रहे, अगर तुम दोनों में से किसी ने तुम्हारे पिता को ये बताया कि मैं तुम दोनों से घर का सब काम करवा रही हूँ, तो देखना मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हमें बहुत भूख लगी है माँ, सवेरे से हमने कुछ नहीं खाया है, हमें कुछ खाने को दे दो। अच्छा, ठीक है, जाओ, फ्रिज में एक रोटी पड़ी है, वो जाकर दोनों खा लो। रसोई में जितना खाना था मैंने खा लिया, और बाकी का खाना तुम्हारे पिता के लिए रखा है। तो आज रोटी के साथ पानी पीकर दोनों अपना पेट भर लो और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। रिया और अजय दौड़े दौड़े फ्रिज के पास जाते हैं और फ्रिज में से रोटी निकालते हैं। दोनों सारा दिन काम करके बहुत थक चुके थे, इसीलिए उन्हें बहुत भूख भी लगी थी। ये तो एक ही रोटी है, हम दोनों इसे कैसे खा सकते हैं? इसमें तो हमारा पेट ही नहीं भरेगा। अजय, तुम ये पूरी रोटी खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। दीदी, अगर मैं ये पूरी रोटी खा गया तो आप भूखी रह जाओगी। ये लो, आप ही ये रोटी खा लो। आपको खाता देखकर ही मेरा पेट भर जाएगा। नहीं छोटे, तू मेरा छोटा भाई है, ये ले, तू ही रोटी खा ले। नहीं दीदी, आप भी तो भूखी हो ना, आप ही खा लो ना दीदी। अच्छा ठीक है अजय, हम एक काम करते हैं, हम चुपके से घर के बाहर पड़ोस में जाते हैं और पड़ोस वाली कविता आंटी से कुछ खाने को ले आते हैं। माँ इस समय अपने कमरे में लेटी हुई है, माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। अपनी बहन की बात मानकर अजय और रिया दोनों पड़ोस में कविता आंटी के घर जाते हैं और कविता से खाना मांगते हैं। क्या हुआ बच्चों, आज आपकी माँ ने आपको खाना नहीं दिया? लगता है आज जरूर कोई शरारत की है तुम दोनों ने, तभी तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को खाना नहीं दिया। नहीं, हमने तो कोई शरारत नहीं की। अच्छा, तो फिर तुम्हारी माँ ने तुमको खाना क्यों नहीं दिया? तभी रिया अपने और अपने भाई के ऊपर हुए जुल्म के बारे में कविता को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनने के बाद कविता की आंखें भर आती हैं। क्या तुम्हारी माँ ने ऐसा किया तुम्हारे साथ? रुको, अभी मैं तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ की हरकत के बारे में बताती हूँ। नहीं, ऐसे कभी मत करना। अगर आपने पिताजी को माँ के बारे में बता दिया तो माँ हमें जान से मार देगी। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारे पिता को कुछ मत बताना। बेचारे बच्चे कितना डरते हैं अपनी चंडाल माँ से। जो माँ अपने बच्चों के साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। तुम चिंता ना करो बच्चों, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और हाँ, तुम दोनों को जब भी भूख लगे दोनों सीधे मेरे घर चले आना, मैं दोनों को बढ़िया सा खाना खिलाऊंगी। कविता फटाफट दोनों बच्चों को खाना खिलाती है। उसके बाद अजय और रिया दौड़ते हुए अपने घर जाते हैं और अपने कमरे में आकर सो जाते हैं। थोड़े समय बाद रमेश घर आता है। तभी रमेश सुमन के साथ अपने बच्चों के कमरे में जाता है। अरे वाह, आज बच्चे जल्दी सो गए। हाँ, वो आज बहुत खेले हैं ना दोनों, तो मैंने अपने हाथों से खाना खिलाकर आज इन्हें जल्दी से सुला दिया। बहुत थक गए थे ना दोनों। सुमन, तुम दोनों बच्चों का कितना ख्याल रखती हो ना। कहने को ये बच्चे हमारे भी नहीं हैं, फिर भी एक माँ से भी बढ़कर तुम इन दोनों बच्चों की परवरिश करती हो। जी, ये बच्चे तो हमारे ही हैं ना। दोनों काफी समय तक वहां बातें करते हैं। सुमन ने अपने पति को अपनी बातों में बहला फुसला दिया था। यूं ही कई सालों तक चलता रहा। सुमन रोज उन अनाथ बच्चों से घर का सारा काम करवाने लगी और खुद महारानी बनकर उस घर में राज करने लगी। अब वो दिन भी आ गया था जब सुमन और रमेश को भी संतान प्राप्ति हो गई। अपनी संतान पाकर रमेश और सुमन बहुत खुश थे और अब रोहन 5 साल का हो चुका था। सुमन अपने बच्चे को हमेशा अपने गले से लगाकर रखती थी और रिया और अजय इन दोनों अनाथ बच्चों को नफरत भरी निगाहों से देखती थी। एक दिन रोहन रिया और अजय के साथ कविता के घर के बाहर खेल खेल रहा था। उस समय रमेश और सुमन घर में ही थे। अच्छा, तो ये उस सुमन की अपनी संतान है जिसे वो हर समय अपने गले से लगाकर रखती है और इन दोनों अनाथ बच्चों पर इतना जुल्म करती है।
आज तो इस सुमन को मजा चखाना ही होगा। कविता रोहन को अपने पास बुलाती है और उसके हाथों अपने घर के आंगन में झाड़ू लगवाती है। रोहन कविता के बाहर आंगन में झाड़ू लगा रहा था, तभी थोड़े समय बाद रमेश और सुमन अपने घर से बाहर आते हैं। जब वो अपने बेटे रोहन को झाड़ू लगाता देखते हैं तो वो दोनों कविता को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। अच्छा रमेश भाई, आज आपके बच्चे को आपने झाड़ू लगाते देखा तो आपको इतना बुरा लग रहा है, और कई बरसों से आपकी पत्नी आपके सौतेले अनाथ बच्चों पर इस तरह का अत्याचार जुल्म करती आ रही है, तब आपको बुरा नहीं लगा? जैसे रोहन आपका बच्चा है, वैसे ही अजय और रिया भी तो किसी के बच्चे थे। ये आप क्या बोली जा रही हो कविता बहन? तभी कविता, रिया और अजय तीनों मिलकर सुमन की सारी करतूतों के बारे में रमेश को बताते हैं। रमेश जब सारी बात सुन लेता है तब उसे सुमन पर बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए पिताजी, हमने आपको आज तक ये बात नहीं बताई, वरना माँ हमें जान से मार देती। तभी रमेश सुमन को बहुत ही बेरहमी से मारता है। सुमन रमेश से रो रो कर क्षमा मांगती है। सुमन, इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। आज के बाद मेरे जीवन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, ना ही इस घर में। अरे, तुम ये कैसे भूल गई कि तुम भी एक अनाथ थी? तुम्हें शर्म नहीं आई इन अनाथ बच्चों पर जुल्म करते हुए? रमेश मार मार कर सुमन को घर से बाहर निकाल देता है। उसके बाद कविता दोनों बच्चों अजय और रिया को हमेशा के लिए अपने पास रख लेती है और दोनों का बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है।